किसने करी? बैठे बैठे मैंने चेक कर दिया। नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो हम मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स कंटिन्यू करेंगे और आप जब मैनेजर बनो उससे पहले खुद को कैसे मैनेज करना है और अपने गोल को कैसे अचीव करना है, इसमें भी मैनेजमेंट एज ए साइंस अपनी हेल्प करेगा। सो क्लास की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंज। इंटेलिजेंस चेंज को एडजस्ट करने की क्षमता को ही कहेंगे। तो जो बंदा चेंज को एडजस्ट कर सकता है वो इंटेलिजेंट है और वो दुनिया में अच्छा कर लेगा। तो जो भी नया आता है सीखते रहिए, बदलाव लाते रहिए और एक दिन जरूर बहुत अच्छा होगा। यहां पर एक एमसीक्यू देखेंगे हम। विच इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज हाउ इट विल अचीव इट्स गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूट क्यों काम करता है? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा गोल सेट कर रखा है। बहुत बड़ा गोल यानी कि उसका एम सेट कर रखा है। तो broad statement that how it will achieve its goal is called as what? Vision statement, mission statement, policy statement और protocol। इसमें से क्या सही होगा? जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपने एक गोल सेट कर रखा है। आप एक ओवरऑल विजन को देख रहे हो। विजन मतलब आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां पाते हो जीवन में? अपने जीवन का विजन क्या है? विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि। जो आप देख रहे हो 5-10 साल बाद आप क्या बदलाव लाना चाहते हो, तो वो आपका विजन है। विजन मतलब उसको आप मोटे तौर पे गोल कह सकते हो। उस विजन को अचीव करने के लिए आप एक मिशन पे हो, एक टास्क लिया है आपने। और यदि आप कहो कि आप मिशन नॉरसेट पे हो, आपको एम्स तक पहुंचना है, तो वो मिशन आपको वहां तक ले जाएगा जहां आपका विजन है। तो आपको याद रखना है, आप अपने विजन यानी कि दूरदृष्टि वाले गोल तक कैसे पहुंचोगे। हर इंस्टीट्यूट उसका एक मोटा प्लान कहता है और उस प्लान को कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। यानी कि जो आपका मिशन है एम्स तक जाने का, उस मिशन तक, उस मिशन में जब आप जुटे रहोगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो आंसर होगा बी। अब पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है? पॉलिसी किसी इंस्टीट्यूट की जो नीतियां होती है, जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बना रखे होते हैं, उसको कहते हैं पॉलिसी। उसको कहते हैं पॉलिसी। और कोई काम करने का कोई ढंग होता है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। गाइडलाइन मतलब प्रोटोकॉल। एक पर्टिकुलर काम करने के ढंग को प्रोटोकॉल कहते हैं। यस। सो जो बड़ा गोल है आपका वो है विजन,
उस गोल तक कैसे पहुंचोगे, वो मोटे तौर पर आपने यदि कह रखा है तो आपको याद रखना है मिशन स्टेटमेंट। और जो छोटे छोटे पॉलिसीज बनेंगे कि ये पॉलिसी पढ़ाने का ये होगा, या फिर जो छोटे रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पॉलिसी कहलाता है। और प्रोटोकॉल मतलब एक काम करने का जो ढंग होगा उसको इस स्टेप में पूरा करना है, वो कहलाता है प्रोटोकॉल। सो ये टर्म्स मैनेजमेंट में आपको समझ लेंगे। लेकिन आज जो अपन मेन पॉइंट पढ़ेंगे उससे संबंधित है ये क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, एम्प्लॉइंग, अप्रेजल, रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग द नर्सिंग पर्सनल आर कॉल्ड एज। आदमी ढूंढना, उनको डेवलप करना, उसको एम्प्लॉय करके उसका अप्रेजल इवेल्युएशन करना, फिर उसको फाइनली रख लेना और वो बना रहे आपके टीम के साथ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। यस। सो पोस्ट कॉर्प में हमने बेसिक एलिमेंट्स पढ़ रखे हैं अभी, और इसमें हमारा बचा हुआ है स्टाफिंग। तो एम्प्लॉय को ढूंढ के सिलेक्ट करके उसको रखना क्या कहलाएगा? स्टाफिंग। और स्टाफिंग के नॉर्म्स से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट दोनों सेम है क्या, ऐसा आपको पूछा जा सकता है, तो आपको क्या बताना है। और हॉस्पिटल के अंदर एक ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है आजकल, नर्स पेशेंट रेशियो। नर्स पेशेंट रेशियो सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे, इसको लागू करवाने का कोई स्ट्रिक्ट प्लान गवर्नमेंट के पास ना ही कोई मैकेनिज्म है। नर्स पेशेंट रेशियो इन जनरल वार्ड ऑफ अ टीचिंग हॉस्पिटल। अब यह टीचिंग हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? जहां मेडिकल कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज होता है वहां टीचिंग होती है, और उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी हो सकता है, तो वहां नर्सिंग स्टूडेंट भी आते होंगे। तो टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए रूल्स, जनरल वार्ड के अंदर एक नर्स कितने पेशेंट को देखना चाहिए पर शिफ्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ। 1:5, 1:10, 1:3 और 1:6, ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। अब कुछ लोग डी लिख रहे हैं यदि 1:6। सो कुछ पुराने नॉर्म्स के अंदर 1:6 भी लिखा हुआ है, लेकिन मेनली आपको 1:3 या 1:5 में से सिलेक्ट करना है। यदि ऑप्शन में 1:5 मौजूद है, 1:5 मौजूद है, तब आपको 6 नहीं करना है। 1:10 तो होगा ही नहीं। एक नर्स 10 पेशेंट देके जनरल वार्ड के अंदर हर शिफ्ट में, ये नहीं होगा। और टीचिंग हॉस्पिटल में क्या है, रूल स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहां क्वालिटी ऑफ केयर अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि वहां तो ये नियम है कि एक नर्स 3 पेशेंट देखें जनरल वार्ड में, एक नर्स 3 पेशेंट देखे जनरल वार्ड में। तो बेस्ट आंसर क्या है यहां पर? तो आपको बताना सी। बेस्ट आंसर है सी। जो लोग ए लिख रहे हैं वो, यहां टीचिंग हॉस्पिटल नहीं होता ना, तो जनरल वार्ड के अंदर उनका वो आंसर सही हो जाता। टीचिंग हॉस्पिटल नहीं लिखा हुआ होता तो ए सही हो जाता। लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल मतलब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, और वहां नियम स्ट्रिक्ट है, और उनके लिए एक नर्स को 3 पेशेंट ही देखना है। यस, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी है। 1:6 भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, 1:6 भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में यदि आपको 5 और 6 दोनों नजर आए ना, और जनरल वार्ड ऑफ ए टीचिंग हॉस्पिटल लिखा हुआ है, देखिए जनरल वार्ड ऑफ ए टीचिंग हॉस्पिटल लिखा हुआ है, टीचिंग हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ओके, तब आंसर होगा 1:3। लेकिन सिर्फ जनरल वार्ड लिखा हुआ है, टीचिंग हॉस्पिटल नहीं लिखा हुआ, जनरल वार्ड लिखा हुआ है, टीचिंग हॉस्पिटल नहीं लिखा हुआ, तब आपका आंसर होगा 1:5। और वहां पर आप 1:6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नॉर्म्स के अंदर 1:5 और कुछ के अंदर 1:6 लिखा हुआ। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को आगे। अब यहां जब हमने प्रोसेस देखा, तो प्रोसेस अक्सर हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। जब वैकेंसी आती है ना, तो आपने रिक्रूटमेंट नोटिस ऐसे लिखा हुआ है। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या?
रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, आपको पूछा है। रिक्रूटमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, देखिए रिक्रूटमेंट में इनमें से 3 चीजें होगी, कौन सी नहीं होगी वो स्टेप बताना है आपको, वो स्टेप बताना है आपको। स्टेप टेकन टू अट्रैक्ट द सुटेबल कैंडिडेट्स, यानी कि सुटेबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट करना। टीचिंग हॉस्पिटल में नर्स और पेशेंट का रेशियो पूछा है, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो नहीं पूछा है, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो 1 टीचर 10 स्टूडेंट होता है। आप सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल पढ़ रहे हो और रेशियो पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट टीचर रेशियो अलग बात है और नर्स पेशेंट रेशियो अलग बात है। जो टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स होगी वो वहां पेशेंट देखेगी और जो टीचर होगा वो वहां स्टूडेंट को सुपरवाइज करेगा, काम अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर, जो मैन पावर है उसको डेवलप करके एडिक्वेटली आपको मेंटेन करके रखना है। सिलेक्शन ऑफ अनसुटेबल कैंडिडेट्स, अनसुटेबल कैंडिडेट्स जो सुटेबल नहीं है उनको सिलेक्ट करना है क्या। सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के अंदर जो एम्प्लॉय हो सकते हैं उनको ढूंढे क्या। तो आपको यहां थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि अनसुटेबल कैंडिडेट को कौन सिलेक्ट करेगा, हम तो सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर आंसर होगा सी, यहां पर आंसर होगा सी, ये रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं है। तो रिक्रूटमेंट में वैकेंसी निकलती है, एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और एक लंबा प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि स्टाफिंग का प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है। अब जब हमने बेसिक पॉइंट देखा तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो होगा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि आप जब कोई कंपनी या हॉस्पिटल चला रहे हो तो आपके पास पर्याप्त ट्रेंड क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। और स्टाफिंग को कैसे डिफाइन करते हैं तो आप कह सकते हो स्टाफिंग इज सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग and retaining professional and non-professional personnel in any organization। एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें आपको लोगों को सिलेक्ट करना है, उसको ट्रेन करना है, उसको मोटिवेट करके रखना है काम करने के लिए, वो आपको छोड़ के नहीं जाए इसलिए उसको रिटेन करना है। तो जो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों तरह के लोग हो सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट में। सो नर्सिंग स्टाफ सिर्फ अकेला नहीं होगा, हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज या सपोर्ट स्टाफ क्लर्क वगैरह भी होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इन सब को सिलेक्ट करने से लगा के मोटिवेट करके लगातार अपने साथ बनाए रखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टाफिंग। क्या कहते हैं, स्टाफिंग। और स्टाफ सही है तो कंपनी तरक्की करेगी और स्टाफ यदि सही नहीं है तो कंपनी तरक्की करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इस स्टाफिंग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। मैन पावर प्लानिंग मींस आपको कितने लोग चाहिए, नंबर कितने चाहिए, संख्या कितनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपना एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करोगे कि आप किस प्रकार के लोग सर्च कर रहे हो। फिर जब आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो तब बहुत ज्यादा जरूरी है टू हैव द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। आप राइट पर्सन को सिलेक्ट कर लो लेकिन उसको गलत काम दे दोगे। जैसे आपने टीम के अंदर एक बहुत अच्छा बैट्समैन लिया लेकिन उसको 10वें नंबर पे बैटिंग करवा रहे हो तो आपकी टीम जीतेगी क्या, नहीं जीत पाएगी, है ना। तो आपको याद रखना है कि राइट पर्सन इन राइट प्लेस इन राइट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर पैग इन राउंड होल, यानी कि रॉन्ग पर्सन। टू अवॉइड स्क्वायर पैग इन राउंड होल, मान लो ये एक कैरम बोर्ड का एक होल है और आपके पास इस प्रकार का कैरम का स्टिकर है, इस प्रकार स्क्वायर। तो स्टिकर तो है स्क्वायर और होल है राउंड, तो क्या ये स्क्वायर स्टिकर इस राउंड होल में जा सकता है क्या, नहीं जा पाएगा, यानी वो मिसफिट होगा और वो काम नहीं कर पाएगा।
यानी वी हैव टू अवॉइड स्क्वायर पैग इन राउंड होल, यानी कि आपको रॉन्ग पर्सन इन रॉन्ग जॉब अवॉइड करना। सही टैलेंटेड बंदे को उसकी टैलेंट, मेरिट, इंटरेस्ट के हिसाब से काम दोगे तब वो आपके लिए एसेट है। वरना बंदर के हाथ में उस तरह आएगा तो वो क्या करेगा, या तो खुद की गर्दन काटेगा या किसी और की गर्दन काटेगा। तो आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सही आदमी को सही जगह पे इस्तेमाल करना, तो वो आपके लिए एक एसेट होगा। अब स्टाफिंग के नॉर्म्स क्या है? स्टाफिंग के नॉर्म्स जो अलग अलग कमिटीज ने इंडिया में अलग अलग स्टाफिंग के नियम बताए हैं, मैं मोटे तौर पे आपको इसकी समरी बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हालांकि कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। अब आईसीयू के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर 1 नर्स एंड 1 पेशेंट, 1 नर्स 1 पेशेंट इन ईच शिफ्ट इन एवरी क्रिटिकल केयर यूनिट, यानी कि 1 नर्स 1 पेशेंट हर शिफ्ट के अंदर। और शिफ्ट कितनी होती है? 3 शिफ्ट होती है। तो 24 आवर्स के अंदर 3 शिफ्ट में हर शिफ्ट में एक नर्स चाहिए, हर शिफ्ट में एक नर्स चाहिए। तो एक पेशेंट के लिए 24 घंटे में आईसीयू में कितने नर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी? 24 घंटे में। तो आपको याद रखना है, यहां पर हम लिखते हैं नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो, यानी कि 3 नर्सेज फॉर 1 पेशेंट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स का पूछे तो, अदरवाइज पर शिफ्ट का पूछे, पर शिफ्ट का तो आपको बताना है 1 नर्स 1 पेशेंट, नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो। यानी कि 24 घंटे का यदि आईसीयू में देखें तो 3 नर्सेज की जरूरत पड़ेगी एक पेशेंट के लिए। और हर शिफ्ट में मॉर्निंग में 1, इवनिंग में 1 और नाइट में 1 नर्स उस पेशेंट की केयर के लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बाकी सिंपल यूनिट्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, सर्जिकल हो, ऑब्स्टेटिक हो या पीडियाट्रिक यूनिट हो, तब या साइकेट्रिक यूनिट हो, तब ये जनरल वार्ड में गिने जाते हैं। ये सारे यूनिट्स को आप क्या कह सकते हो? जनरल वार्ड्स। क्या कह सकते हो? जनरल वार्ड्स। और इन जनरल वार्ड के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो क्या होना चाहिए? तो आपको बताना है कि डे ड्यूटी के दौरान या आफ्टरनून की ड्यूटी के दौरान, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में तो स्टाफ रहता है ज्यादा, मॉर्निंग और इवनिंग में तो रेशियो होना चाहिए जनरल वार्ड के अंदर 1 नर्स एंड 5 पेशेंट, 1 नर्स एंड 5 पेशेंट्स। लेकिन नाइट ड्यूटी के दौरान इतना ज्यादा स्टाफ नहीं रखते, तो अपन क्या करते हैं, नाइट ड्यूटी के दौरान जनरल वार्ड में 1 नर्स एंड 10 पेशेंट रख सकते हैं। यदि क्वेश्चन स्पेसिफिकली नाइट ड्यूटी का है, नाइट ड्यूटी का, तो आप बता सकते हो 1 नर्स एंड 10 पेशेंट्स। तो ये बड़े तौर पे गाइडलाइंस है। अब यहां पर क्या है, कुछ और नए नॉर्म्स है। यहां आपको जनरल वार्ड में 1:5 लिखा है क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल टीचिंग है या नॉन टीचिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन एक नए नॉर्म्स आए थे जिसको हम कहते हैं SIU नॉर्म्स। SIU यानी कि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट। SIU यानी कि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ने एक नियम दिया है और कई जगह इसी पे सवाल बनते। तो आपको याद रखना है कि जो नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है या सिर्फ हॉस्पिटल लिखा हुआ है, तब तो आपको याद रखना है कि जनरल वार्ड के अंदर चाहे वो मेडिकल हो, सर्जिकल हो, ऑब्स्टेटिक हो, साइकेट्रिक हो या पीडियाट्रिक हो, नर्स पेशेंट रेशियो क्या होगा? 1:3। लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल के लिए मैं बता रहा हूं रूल स्ट्रिक्ट है, क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल के पास पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी केयर मेंटेन करना है। तो आपको क्या याद रखना है? ये 1:10 सिर्फ नाइट ड्यूटी में। अब आपको याद रखना है 1:3। 1:3 कहां याद रखना है? जनरल वार्ड ऑफ अ टीचिंग हॉस्पिटल। जनरल वार्ड ऑफ अ टीचिंग हॉस्पिटल। तो टीचिंग हॉस्पिटल में कौन आएगा? मेडिकल कॉलेज, जहां उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी हो। तो वहां पे स्ट्रिक्ट है नियम, 1 नर्स 3 पेशेंट पे होनी ही चाहिए। अब कई जगह SIU नॉर्म्स में टीचिंग नॉन टीचिंग नहीं लिखा हुआ है,
और क्वेश्चन आया सिर्फ जनरल वार्ड, टीचिंग नॉन टीचिंग नहीं लिखा है, क्वेश्चन आया सिर्फ जनरल वार्ड, और जनरल वार्ड के अंदर आपको एक सिंगल ऐसा दिया हुआ है 1:6, तो वो बेस्ट आंसर होगा। SIU नॉर्म के अंदर जनरल वार्ड में टीचिंग नॉन टीचिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप बेस्ट आंसर देंगे 1:6। सो ये मेरी तरफ से आपको गुरु मंत्र है। अब वहां 4 ऑप्शंस क्या होते हैं वो आपको ढूंढने, लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल विशेष तौर से लिखा होगा और पूछा जनरल वार्ड में तो आपको बताना 1:3। याद रखना, टीचिंग हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के नियम थोड़े स्ट्रिक्ट है, और नॉन टीचिंग हॉस्पिटल यानी कि जनरल हॉस्पिटल है जहां टीचिंग का कोई काम नहीं होता, वहां थोड़ा रिलैक्स है नॉर्म, उनको 5 पेशेंट पे 1 नर्स रखने की इजाजत है। अब यहाँ SIU नॉर्म्स आपको पता चला, लेकिन ये स्टाफिंग की बात नर्सिंग में किसने करी? तो नर्सिंग में आप देखोगे कि 1987 में एक कमेटी बनी थी, 1987 में एक कमेटी बनी थी जिसको हम कहते हैं हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग प्रोफेशन, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1989 में। उन्होंने ये लगभग मोटे तौर पे कहा था। फिर INC ने समय समय पे अलग नियम बताए, INC ने समय समय पे थोड़े से नियम बताए, लेकिन इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और प्राइवेट हॉस्पिटल INC के नियम माने, इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया हुआ। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 1987 के अंदर एक कमेटी बनी जिसको हम हाई पावर कमेटी के नाम से जानते हैं। उस कमेटी की चेयरमैनशिप थी डॉक्टर ज्योति के पास, जो कि पूर्व वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर थी SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई की। उनकी अध्यक्षता में 1987 में एक कमेटी बनी, और मिसेस राजकुमारी सूद उस वक्त के नर्सिंग एडवाइजर, उसमें मेंबर सेक्रेटरी थे उस कमेटी के अंदर। CPK कुरूप उस वक्त जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर, एंड देन उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ TNAI, वो भी उस कमेटी के मेंबर्स थे जो 87 में हाई पावर कमेटी बनी थी उसमें। फिर क्या हुआ, फिर इस कमेटी की चेयरमैनशिप डॉक्टर ज्योति से दूसरे मैडम को दे दी गई, और इन मैडम का नाम था सरोजनी वर्धापन, और ये सोशल वेलफेयर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन भी थे। इसीलिए हाई पावर कमेटी को आप वर्धापन कमेटी रिपोर्ट के नाम से भी जानते हो, क्योंकि रिपोर्ट इसी कमेटी ने दी थी। बजाज कमेटी ओवरऑल कमेटी थी एजुकेशन में, उसमें स्पेशल नर्सिंग के लिए जो हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी के चेयरमैन शुरुआत में डॉक्टर ज्योति और उसके बाद श्रीमती सरोजनी वर्धापन थे। पूरी स्टोरी मालूम होना जरूरी है। अब जब हमने देखा कि इस कमेटी ने कुछ नियम बताए कि भाई नर्सिंग में हमारे ऐसे आप स्टाफिंग के रूल्स फॉलो कर सकते हो, तो ANM का कैसे बताया? ANM उन्होंने बताया कि 2500 जनसंख्या के लिए, क्योंकि ANM हॉस्पिटल में काम नहीं करती, वो कम्युनिटी में काम करती है, तो वहां नर्स पेशेंट की बात नहीं होगी, वहां नर्स पॉपुलेशन की बात होगी कि एक ANM कितने लोगों पर होनी चाहिए। तो बताया 1 ANM फॉर 2500 पीपल। ऐसा इसलिए बताया कि 2 ANM पर सब सेंटर होना चाहिए, और एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है? तो आपको पता है 3000 तो हिली एरियाज में और 5000 प्लेन एरिया, तो 5000 एक सब सेंटर कवर करता है, तो वहां 2 ANM होनी चाहिए। तो एक ANM कितनी जनसंख्या कवर कर रही है? 5000 पे 2, तो एक कितने पे? तो 2500 पे 1। तो ये तो काफी सिंपल सा लॉजिक है, जो आपको याद रखना है ANM के लिए। और आज भी सब सेंटर पे 2 ANM यही नॉर्म फॉलो किया जा रहा। एडिशनल ANM की जगह अब सब सेंटर को हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया गया है, हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत के तहत, और उसमें अब CHOs लग रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति हो रही है। अब यहां पर जहां हिली एरियाज है वहां पर ANM कितनी जनसंख्या कवर करेगी? तो आपको बताना 1500। कैसे?
हिली एरिया के अंदर सब सेंटर 3000 जनसंख्या पे होता है और 3000 पे 2 एएनएम, मतलब 1500 पे 1 एएनएम होनी चाहिए। ये भी आसान हो गया, ये भी आसान हो गया। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा, एक हेल्थ सुपरवाइजर, एक हेल्थ सुपरवाइजर यानी कि 3 एएनएम के ऊपर, 3 एएनएम के ऊपर एक हेल्थ सुपरवाइजर होना चाहिए। यानी एक एएनएम कितनी जनसंख्या कवर कर रही है, 2.5 थाउजेंड, 2500। तो 3 एएनएम कितनी कवर करेगी, 7,500। तो 7,500 या 3 एएनएम पे या 7,500 की जनसंख्या पर एक हेल्थ सुपरवाइजर होना चाहिए, एक हेल्थ सुपरवाइजर होना चाहिए जो एएनएम को सुपरवाइज करेगा। उस वक्त ऐसा प्लान था। इसके साथ साथ एक पब्लिक हेल्थ नर्स, एक पीएचएन। पब्लिक हेल्थ नर्स कितनी पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, तो आपको बताना है 1 पब्लिक हेल्थ नर्स फॉर 1 पीएससी, 1 पीएससी। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे एक पीएचएन होनी चाहिए। और एक पीएससी कितनी जनसंख्या कवर करती है, हिली एरिया में 20 और प्लेन एरिया में 30। सो प्लेन एरिया की पीएससी 30,000 पॉपुलेशन के लिए एक पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए जो 4 हेल्थ सुपरवाइजर को सुपरवाइज करे। हेल्थ सुपरवाइजर क्या कर रहे थे, 3 एएनएम पे एक हेल्थ सुपरवाइजर, 4 हेल्थ सुपरवाइजर पे एक पब्लिक हेल्थ नर्स, यानी कि इनडायरेक्टली 12 एएनएम के ऊपर एक पब्लिक हेल्थ नर्स हो गई, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये उस वक्त की गाइडलाइंस है। इसके साथ साथ 1 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। एक पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए सीएससी पे। सीएससी 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन पे होती है ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल मतलब जहां 100 विलेजेस होते हैं वहां पर 100 गांव पे। और ब्लॉक लेवल यानी सीएससी पे एक पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए। सो ये गाइडलाइन थी 1987 में जो कमेटी बनी थी उसकी, आज भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है ही नहीं ब्लॉक लेवल के अंदर। आपको ब्लॉक सीएमएचओ मिल जाता है लेकिन ब्लॉक पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ज्यादातर राज्यों में नहीं है। अब इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट था नर्सिंग मैनेजमेंट का, नर्सिंग मैनेजमेंट का। और नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या याद रखना है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। देखिए जब हॉस्पिटल छोटा होता है 50 बेड का, फिर वो हो जाता है 100 बेड का, फिर वो हो जाता है 200 बेड का, तो अब आपको क्या है कि नर्स को मैनेज करने के लिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रखना पड़ता है। तो इस बढ़ते हुए क्रम में है ये। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है नॉर्मली उस हॉस्पिटल में होना चाहिए जहां बेड जो है वो 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा बेड का यदि हॉस्पिटल है तो क्या रखना चाहिए, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रखना चाहिए। ये बेड के हिसाब से। अब बेड और ज्यादा हो गए तो 200 की जगह मान लो 300 बेड हो गया, 400 बेड हो गया, तो इस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नीचे आप क्या रख सकते हो, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। क्या रख सकते हो, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जो काम बढ़ जाएगा और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को काम में आसानी हो सकती है। अब ये डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्या, तो आप देखोगे कि जो आप 200 से ऊपर जितने भी बेड है उस हिसाब से आप ऐसा कह सकते, यानी कि जहां 300 बेड हो जाए 200 की जगह तो आप एक डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रख सकते हो। और यानी कि 200 के ऊपर कितने बेड बढ़ गए, 100, तो आपने एक डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रखा। अब 200 के ऊपर और 200 बेड बढ़ गए तो आपको 2 डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रख सकते हो। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रो किया जा सकता है। लेकिन बेड काफी ज्यादा है, हॉस्पिटल काफी बड़ा है, तो आपको असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रखना है। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इसको असिस्ट करने के लिए डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। अब डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, इनको असिस्ट करने के लिए इसके नीचे होगा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि एएनएस। और एएनएस के नीचे कौन होगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम वार्ड इंचार्ज कहेंगे, वार्ड इंचार्ज। और उसके नीचे कौन होगा, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर। तो इस प्रकार से ये सुपरविजन किया जा सकता है, इस तरीके से सुपरविजन किया जा सकता है। यानी फिर आप क्या करोगे, हर 100 बेड एक्स्ट्रा होते जाएंगे
300 से ऊपर जब 100 बेड और होते जाएंगे तो आप क्या करोगे कि हर एडिशनल 100 बेड पे एक एएनएस रखोगे, एक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रखोगे। मान लो 500 बेड है, 500 बेड, सो 200 पे एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, 300 होते ही एक डीएनएस हो गया, अब 500 होते ही 2 बार 100 एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे जब 500 बेड का हॉस्पिटल हो तो इस तरीके से ये रखा जाता है। ये नहीं है कि आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को पहले रखोगे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा ही नहीं। तो इस तरीके की भी गाइडलाइन है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये पुरानी गाइडलाइंस है, एम्स इसको फॉलो नहीं करता, एम्स के अंदर अलग नई गाइडलाइंस है, वो भी आपको याद रखनी है। अब इसके साथ साथ ओवरऑल इंचार्ज, जिसको हम वार्ड सिस्टर या वार्ड सुपरवाइजर, और आजकल नाम बदल गया है तो आप कहोगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, SNO। तो सुपरवाइजर का रेशियो क्या है, तो 25 बेड पे एक SNO होना चाहिए। ये नर्स की बजाय क्या है, 25 बेड पे एक SNO। हॉस्पिटल की यूनिट 25 बेड की लगभग एक होती है, तो उस पे एक सीनियर नर्सिंग सुपरवाइजर होना चाहिए। अब सब जगह क्या होगा, नर्स पेशेंट रेशियो तो मेंटेन कर लेंगे अपन बेड और हॉस्पिटल के पेशेंट के हिसाब से। एक पेशेंट आता है लीव रिजर्व, क्योंकि किसी का ऑफ होगा, कोई छुट्टी लेगा, कोई बीमार हो जाएगा। तो मान लो 100 मरीज है एक हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड में, तो आपको 1:3 भी करें तो भी 30 या 34 नर्सेज चाहिए। अब 34 नर्सेज 3 शिफ्ट में ड्यूटी करें, उस हिसाब से आपको ज्यादा नर्सेज चाहिए। फिर वो छुट्टियां लेगी, तो छुट्टियों के लिए रिजर्व कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना है 30% लीव रिजर्व। 30% लीव रिजर्व का मतलब क्या, यदि आपको बेड को देखते हुए 100 नर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसका 30% एक्स्ट्रा लोगे। 30% एक्स्ट्रा क्यों लोगे, क्योंकि ये जब 100 नर्सें होगी उसमें से जो छुट्टी पे जाएगी उसका काम कौन करेगा। तो 30% लीव रिजर्व मतलब 100 की जगह अब आपको 130 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 130। सो इसको कहते हैं लीव रिजर्व। और लीव रिजर्व पहले से हमें प्लान करके चलना है, नहीं तो कोई भी कर्मचारी छुट्टी लेगा उस दिन आपकी व्यवस्था बिगड़ सकती है। और लीव रिजर्व कितना परसेंट रिकमेंडेड है, तो कम से कम 30%। जहां 100 एम्प्लॉय की जरूरत होती है, आप प्लानिंग करके पहले से 130 लोगों को रखो, और जिससे आपका लीव रिजर्व मेंटेन हो जाए। इसके साथ साथ स्टाफ नर्स वार्ड के अंदर जैसा आपको सिंपल देखे टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, तो आप कह सकते हो 1:3, या फिर ये तो ईच शिफ्ट में है 1:3। अब 3 शिफ्ट करनी है तो क्या होगा, 1:9, 1:9 विथ 30% लीव रिजर्व, विथ 30% लीव रिजर्व। अब इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट याद रखना, ओपीडी में क्वेश्चन पूछा। ओपीडी तो क्या होगी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है ओपीडी, वो कैसे चलती है कि भाई ओपीडी तो 9 बजे शुरू हुई 4 बजे तक ही चली, या 10 बजे शुरू हुई 2 बजे तक ही चली। अलग अलग ओपीडी के टाइमिंग्स होते हैं। ओपीडी, इमरजेंसी, कैजुअलिटी, तब क्या होगा वहां पर नर्स पेशेंट रेशियो क्या है, तो आपको याद रखना है 1 नर्स फॉर 100 पेशेंट। यदि ओपीडी में 100 पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी में यदि 100 पेशेंट आते हैं तो उस ओपीडी में 1 नर्स होनी चाहिए। और रूल क्या है देखिए, 1 बेड फॉर 500 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि किसी हॉस्पिटल के अंदर मान लो ओपीडी में 1000 लोग आते हैं, दिन की ओपीडी 1000 है, तो उस हॉस्पिटल में बेड कितने होने चाहिए, तो आपको याद रखना 1 बेड फॉर 5 पेशेंट्स, 1 बेड फॉर 5 पेशेंट, यानी कि 5 पेशेंट पे 1 बेड होना चाहिए, 5 पेशेंट पे 1 बेड होना चाहिए। तो इसको आप क्या कह सकते हो, कि 1000 यदि ओपीडी है किसी भी हॉस्पिटल की, तो उसका 5वां हिस्सा यानी कि वो हॉस्पिटल जो है वो 200 बेडेड होना चाहिए, कम से कम 200 बेडेड वो हॉस्पिटल होना चाहिए उसकी ओपीडी के हिसाब से, सो ओपीडी के अंदर नर्स और पेशेंट का रेशियो होता है इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड के अंदर
1:100 विथ 30% लीव रिजर्व। लीव रिजर्व सब जगह 30% होगा। अब इसके साथ साथ आईसीयू के अंदर 1:1 और 3:1 और यहां पर भी 9:1 इस तरीके के रेशियोज आपको याद रखें। यानी 24 घंटे के अंदर आईसीयू के अंदर कितनी नर्सेज चाहिए एक पेशेंट के लिए? तो 3। एक शिफ्ट में एक पेशेंट के लिए कितनी नर्स चाहिए? तो 1 विथ 30% लीव रिजर्व। यानी आपको वार्ड के अंदर एक नर्स चाहिए 3 पेशेंट के लिए मॉर्निंग में, फिर उन्हीं 3 पेशेंट के लिए एक नर्स चाहिए आपको इवनिंग में, फिर उन्हीं 3 पेशेंट के लिए एक नर्स चाहिए यदि नाइट में। तो आपको 9 एक्चुअली एक पेशेंट के लिए तब आपको यहां पर ओवरऑल 3 यानी कि 9 पेशेंट है और 9 पेशेंट के लिए नर्स कितनी चाहिए? 3। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इस 1:9 को करेक्ट करके आपको 3:9 करना है। और यहां पर जो ये 3:1 लिखना चाहिए था उसकी जगह 1:3 लिखा हुआ है, आपको ये करेक्ट करना है। तो ये दो चीजें करेक्ट कर लेना। हालांकि ये 24 घंटे का कोई नहीं पूछता, इस शिफ्ट का ही पूछता है। इस शिफ्ट का 1:3 इन जनरल वार्ड इन टीचिंग हॉस्पिटल और आईसीयू में 1:1 ईच शिफ्ट का, और ये जो है ये पर डे के हो गए। पर डे यानी कि 24 घंटे वाले। 24 घंटे वाले में कंफ्यूज मत होना। 24 घंटे वाले में पर डे या 24 आवर्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपको सिर्फ याद रखना है वार्ड के अंदर 1:3 पर शिफ्ट और आईसीयू के अंदर 1:1 पर शिफ्ट। ओपीडी में 100 पेशेंट पे एक नर्स। अब इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं, स्पेशली ओटी, ऑपरेशन थिएटर में क्या बताया जाता है? ये ओटी टेबल है। अब टेबल पे सर्जरी होगी। मान लो एक ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 ओटीज है, यानी कि 6 ओटी टेबल है। 6 ओटी टेबल है तो वहां पेशेंट के हिसाब से आप स्टाफ नहीं लोगे, आप ओटी टेबल के हिसाब से स्टाफ लोगे। तो एक नर्स असिस्ट करती है, एक सर्कुलेटरी होती है, एक प्री ऑप में होती है, एक पोस्ट ऑप में होती है। ऐसे कई तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन ओटी के अंदर आपको स्टाफ कैसे रखना है? तो आपको याद रखना है ऑपरेशन थिएटर में 3 नर्सेज पर ओटी टेबल। तो ये ओटी है एक ओटी टेबल पे 3 नर्सेज, 1 ओटी टेबल 3 नर्सेज। इस तरीके से आपको याद रखना 24 घंटे के हिसाब से। और इसमें भी 30% लीव रिजर्व होनी चाहिए, यानी कि 30% तो इसमें भी लीव रिजर्व रखनी है, क्योंकि जितना आता है उसका 30% एक्स्ट्रा आपको स्टाफ लेना है, क्योंकि 30% तो छुट्टी पे रहे ये मान के चलना है। अब इसके साथ साथ जो अब एम्स के अंदर आप देखो कि नर्सिंग कॉलेज और SIU स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की एक सूची आई है। उसके अंदर ड्यूअल रोल दिया गया, क्योंकि एम्स या जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं जहां नर्सिंग कॉलेज होता है, उस नर्सिंग कॉलेज का कोई हॉस्पिटल होता है जहां स्टूडेंट सीखने जाते हैं वहां पे, तो इनको ड्यूअल रोल दिया हुआ है। ड्यूअल का मतलब क्या? कि जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो हॉस्पिटल के CNO का काम भी देख सकता है यदि चाहे तो। CNO मतलब चीफ नर्सिंग ऑफिसर। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो नियम है, इसी हिसाब से एम्स की वैकेंसी निकलती है। इसी हिसाब से निकलती है, आप कह सकते हो। मोटे तौर पर एम्स की सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल बॉडी ने जो नियम पास कर रखे हैं वो ये मानता है। तो यहां पर यदि 50 स्टूडेंट्स का बैच है BSc नर्सिंग का, तो ये नॉर्म्स दिए हुए 50 स्टूडेंट्स का जो बैच है वो, और इसको बढ़ाकर 100 स्टूडेंट पर ईयर किया जा सकता है। तो इसमें एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, या फिर प्रोफेसर लें तो 2, एसोसिएट प्रोफेसर 4, असिस्टेंट प्रोफेसर 6, ट्यूटर्स 28, यानी कि टोटल लगभग 40 स्टाफ हो जाए तो 400 स्टूडेंट तक 4 इयर्स के 400 स्टूडेंट मिलाए हो जाए, तब तक तो ये रेशियो 1:10 होगा। मतलब 40 टीचर
और 400 स्टूडेंट भी हो जाए तो ये रेशियो 1:10 होगा टीचिंग के लिए। वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में क्या होगा, हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा सभी नए एम्स के अंदर जो शुरुआती बेड की स्ट्रेंथ थी वो 500 बेड था। अब 500 बेड को ध्यान में रखते हुए कितने नर्सिंग स्टाफ चाहिए, कितने नर्सिंग स्टाफ चाहिए, तो उन्होंने बताया था 500 बेड के लिए 270 नर्सेस, 500 बेड के लिए 270 नर्सेस। और अब रूल्स इसी तरीके से हो गया कि भाई 500 बेड का हॉस्पिटल यदि बना तो 270 नर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। 10% आईसीयू बेड, बाकी जनरल बेड है। 10% आईसीयू बेड, बाकी जनरल बेड है यहां पर। अब 500 बेड के लिए 270 नर्सेस, फिर क्या होगा, हर 5 नर्सिंग ऑफिसर पे, 5 नर्सिंग ऑफिसर पे क्या होगा, 5 नर्सिंग ऑफिसर पे एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होगा, यानी कि इंचार्ज होगा 5 नर्सिंग ऑफिसर्स, और 6 ऐसे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हो जाएंगे। उसके ऊपर एक कौन होगा, उसके ऊपर एक एएनएस होगा, और इन एएनएस के ऊपर क्या होगा, इन एएनएस के ऊपर क्या होगा, 6 एएनएस होंगे, उस अनुपात में एक डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि डीएनएस होगा। और ओवरऑल यदि 500 बेड होगा तो इसके ऊपर एक होगा सीएनओ, जिसको कहेंगे चीफ नर्सिंग ऑफिसर। सो ये हायरार्की यदि आप एम्स में जाओगे तो इस प्रकार से सुपरवाइज होगा उस हिसाब से। सो 270 स्टाफ नर्सेस 500 बेड के लिए, हर 5 नर्स पे एक इंचार्ज, और 6 इंचार्ज नर्स पे एक एएनएस, 6 एएनएस पे एक डीएनएस, और 500 से ज्यादा बेड हुए तो एक सीएनओ। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कैसे निकाली कि 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए 270 स्टाफ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कितने 54, उनके ऊपर एएनएस कितने, हर 6 पे एक होगा तो 9, और यहां डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक, क्योंकि 6 पे एक है तो 9 पे 1.5 होता है तो आप एक ही लो। और ओवरऑल होगा एक 500 बेड का इंचार्ज चीफ नर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम कहेंगे सीएनओ। तो एम्स में मोटे तौर पे ये नियम फॉलो किए जाते हैं। ओवरऑल स्टाफिंग का कोई नियम नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल तो जैसे मर्जी आए वैसे काम। गवर्नमेंट में इतनी शॉर्टेज है कि एक नर्स नाइट ड्यूटी में 100 बेड का पूरा वार्ड संभालती है। तो ये स्टाफिंग एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप आंसर दे पाओ, उस हिसाब से आपके सामने मैंने पूरी थ्योरी रखी है। रटने वाले लोग, इधर उधर से एक डेटा उठाने वाले लोग कंफ्यूज होते हैं। जिसके पास पूरी जानकारी होती है उसके पास ऑप्शन पढ़ के आंसर देने की क्षमता होती है। अब वर्ड है रिक्रूटमेंट। वर्ड क्या है, रिक्रूटमेंट। एक है स्टाफिंग, उसका एक छोटा सा हिस्सा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में तो हम लोगों को रिक्रूटमेंट को कैसे डिफाइन करोगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिर्फ एप्लीकेशन मांगना। तो एग्जाम में जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, पेपर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आता है वैकेंसी का, उसमें ये लिखा हुआ रहता है सुटेबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइटेड है, और उसको रिक्रूटमेंट नोटिस कहते हैं। तो सिर्फ एप्लीकेशन मंगाने की प्रक्रिया को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन होने के बाद आपको अपॉइंट करना, अपॉइंट करने के बाद आपको ट्रेन करना, ट्रेन करने के बाद आपको मोटिवेट करके काम पे बनाए रखना, ये ओवरऑल प्रोसेस क्या है, स्टाफिंग। ओवरऑल प्रोसेस जो है वो स्टाफिंग। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है, रिक्रूटमेंट इज अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड ऑब्टेनिंग एप्लीकेशन फॉर द जॉब एंड फ्रॉम अमंग whom the right people can be selected। जैसे रिश्ते आते हैं ना, तो जो अपन अखबार में मैट्रिमोनी का एड देखते हैं, तो अखबार में एड देना मतलब रिश्ते आमंत्रित है, यही कहा जाता है। तो वो रिक्रूटमेंट, उससे शादी नहीं हो जाएगी। शादी के लिए तो बाद में सिलेक्शन होगा, जिसको पसंद आएगा उस हिसाब से आगे शादी का प्रोसेस होगा। तो सिर्फ एप्लीकेशन आमंत्रित करना, उनमें से ही लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा
वो आगे का प्रोसेस होगा। तो रिक्रूटमेंट पहला स्टेप है स्टाफिंग का, जिसका मतलब होता है सुटेबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट करना, सुटेबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट करना। तो अब ओवरऑल देखिए स्टाफिंग है क्या। स्टाफिंग में क्या है कि पहले आपको मैन पावर प्लानिंग करनी है। मैन पावर प्लानिंग करनी है मतलब कितने लोग चाहिए, जीएनएम चाहिए, बीएससी चाहिए, कैसे लोग चाहिए, इसको कहते हैं मैन पावर। फिर जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब इस आदमी का फिक्स एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन कि कौन सा काम करना है उसको, उसका लिखित में जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि ये काम इसको करना है। तो जॉब एनालिसिस करना है कि ऑलरेडी कोई पहला ये काम करने वाला आदमी है या नहीं, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस लें क्या, या जस्ट फ्रेशर ले लें क्योंकि बजट कम है, ये सब जॉब एनालिसिस में आता है। फिर आपने तय कर लिया कि चलो 100 नर्सेज चाहिए, एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, तो वो है रिक्रूटमेंट। तो आपने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि 100 नर्सेज रिक्वायर्ड। अब क्या होगा, लोगों ने अप्लाई करा और आपके पास 10,000 एप्लीकेशन आ गई। 10,000 एप्लीकेशन आ गई, तो अब आप उसको सिलेक्ट कैसे करोगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस में क्या हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, और यदि आपको आगे जरूरत पड़ी तो इवन इंटरव्यू ले सकते हो आप, अच्छा स्टाफ चाहिए। इवन आप आजकल स्किल टेस्ट ले सकते हो कि उसको वाकई में काम आता है या नहीं। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस। अब वो सिलेक्ट होके आदमी आएगा, उसको प्लेसमेंट कर देना, काम पे ट्रेन करते रहो, मोटिवेट करते रहो, वो आपके लिए काम करता रहे। सो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है, ये ओवरऑल प्रोसेस क्या कहलाता है, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के अंदर जब नए कर्मचारी आते हैं, तो जैसे शादी के बाद नई बहू जब घर में आती है, तो घर के जो भी उसकी ननद, सिस्टर इन लॉ वगैरह जो होती है, वो उस घर का राउंड करवाती है, देखो अपना किचन, सामान कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि जब काम करना होगा तो आपको सामान की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी जब हॉस्पिटल में जाओगे एज ए नर्स, तो वहां का जो स्टाफ होगा वो आपको ओरिएंटेशन देगा कि देखो वार्ड्स इधर है, टॉयलेट इधर है, किचन वहां पे है, कैंटीन यहाँ है, लिफ्ट, एएनएस का ऑफिस यहाँ है, साइन यहाँ करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक जो स्टाफ है उसको डेवलप करने के लिए आपको कई प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या, जो भी नए लोग सिलेक्ट होते हैं उनके लिए ओरिएंटेशन और इंडक्शन, दो वर्ड्स आते हैं, ओरिएंटेशन और इंडक्शन, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इंडक्शन प्रोग्राम। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या, तो आपको याद रखना है कि आफ्टर एडमिशन एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू बी कंडक्टेड टू मेक न्यू स्टूडेंट अवेयर ऑफ द कॉलेज रूल्स। जैसे कॉलेज में कोई एडमिशन हुआ तो न्यू स्टूडेंट्स को कॉलेज के रूल्स बताना, या फिर आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्ट होने के बाद न्यू नर्स को, न्यू नर्सिंग ऑफिसर को हॉस्पिटल के रूल्स की टाइमिंग कैसे हैं, ड्यूटी के, ड्यूटी पे कौन से रूल फॉलो करने हैं, छुट्टी लेने का प्रक्रिया क्या है, वो सब चीजें। या फिर यदि स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल रूल, या नर्सिंग ऑफिसर को क्वार्टर्स में रहता है तो कोई रूल फॉलो करने हैं तो वो रूल्स। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल, कॉलेज बिल्डिंग, या कोई मेडिकल एजुकेशन का मेडिकल कॉलेज, लाइब्रेरी, उन सब का एक राउंड लगवाना है जिससे वो फैमिलियर बन जाए। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। अब यहां जब आपको पता चला ओरिएंटेशन हो गया, तो एक वर्ड होता है जिसके लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है क्रेडेंशियलिंग। क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट्स है, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल अच्छे होंगे तो ही आपको काम मिलेगा। आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है, देखो मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा करा है, देखो मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, देखो मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और मेरे पास ये काम करने का लाइसेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइसेंस। सो क्रेडेंशियलिंग वर्ड आएगा तो उसको आप क्या कह सकते हो, तो उसको आपको कहना है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस्ड प्रोफेशनल। तो आपका क्रेडेंशियलिंग क्या है, नर्स के पास जो आपको लाइसेंस मिलता है वो है रजिस्टर्ड नर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या दिखाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि आप रजिस्टर्ड नर्स हो, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ हो।
यानी कि आपको नर्स का काम करने का लाइसेंस है। सो क्रेडेंशियलिटी का दूसरा मतलब होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद लाइसेंस देना, या ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन एंड असेसिंग देयर बैकग्राउंड एंड लेजिटिमिटी। लेजिटिमिटी का मतलब क्या होता है कि वो लाइसेंस सही है, लीगल है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। इसलिए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले जाओगे तो एम्स आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। आपने जो डिग्री दी है उसका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता है कि नहीं, ये भी वेरीफाई होता है। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन होता है आपके जॉब लगने के बाद, और आप पे पुलिस केस है ऐसा पता चला तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए लफड़े में पड़ना ही नहीं। तो ये कहलाता क्रेडेंशियलिटी। तो शादी का रिश्ता आता है तो भी बैकग्राउंड वेरीफाई करते हैं ना अपन, कि ये खानदानी है या नहीं, लड़का लड़की, इसका पहले क्या कोई हिस्ट्री क्या है भाई, वो सब जान लें जिससे कोई गलती ना हो। वरना आजकल ऐसा होता है कि अखबार में खबर आती है, लुटेरी दुल्हन, शादी के 3 दिन बाद दुल्हन गहने लेके फरार, घर वालों को दी नींद की गोलियां। सो ऐसा धोखा ना हो, तो हॉस्पिटल वालों में भी धोखा ना हो, नर्स फरार। इसके लिए क्रेडेंशियलिटी बहुत जरूरी है। अब ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे हम। एक वर्ड होता है पॉलिसी, जैसे छुट्टी लेने की क्या प्रक्रिया है, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा इसकी क्या प्रक्रिया है, यदि मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे को मेडिकल लेने की क्या प्रक्रिया है ना। तो ये जो सारी प्रक्रियाज है इसको आप पॉलिसी कह सकते हो। यानी कि पॉलिसी क्या है, आप स्टेटमेंट ऑफ प्री डिटरमिन्ड गाइडलाइंस। प्री डिटरमिन्ड मतलब ये पहले से फिक्स है, गाइडलाइंस है कि आपको ड्यूटी पे आना है, इसको रिपोर्ट करना है, ये छुट्टी लेने का प्रक्रिया। वरना आप 3 दिन आए ही नहीं और चौथे दिन जब गए ड्यूटी पे तो इंचार्ज ने पूछा भाई कहाँ थे, बोले घर पे। क्या हुआ, तो बोले बीमार था। तो बताया क्यों नहीं, बोले मेरे को तो पता ही नहीं कि बताना भी होता है, मैं बीमार था नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता, इन्फॉर्म करना पड़ता। छुट्टी लेने का प्रक्रिया है कि आपको 3 दिन एडवांस अप्लाई करना है, 1 दिन एडवांस करना है, ईमेल से भेजना है, एसएमएस भेजना है, या लीव फॉर्म फिल करना है। वो सारी प्रक्रिया पहले से तय होती है, प्री डिटरमिन्ड गाइडलाइंस, उसको कहते हैं हम पॉलिसी। अब यहाँ पॉलिसी बहुत सारी होती है। एक जनरल पॉलिसी हो सकती है जो आपको नियम फॉलो करने हैं। दे आर गाइडलाइन टू हेल्प इन द सेफ एंड इफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे लोग सही तरीके से वो नियम फॉलो कर सके। अब एक वर्ड होता है पर्सनल पॉलिसी। पर्सनल का मतलब है व्यक्ति, ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल है। पर्सनल का मतलब व्यक्ति। व्यक्ति कौन, जो एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉय से संबंधित एक पॉलिसी, भाई जैसे ड्रेस कोड होगा उसका, जूते का कोड होगा, बाल, या फिर उसके पर्सनल ग्रूमिंग का कोई गाइडलाइन होगा। जैसे आप होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, फ्लाइट के अंदर एक पर्टिकुलर डेकोरम देखते हो ना, जो पर्सनल को वो फॉलो करना पड़ता है, वो चीजें पर्सनल पॉलिसी कहलाती है। पर्सनल पॉलिसी का मतलब क्या, a set of rules that define the manner in which the organization deals with a human resource or personnel related matters. Personnel related matter, human resource मतलब आप इंसान, उस इंस्टीट्यूट के लिए रिसोर्स हो, अब आपके साथ वो कैसे डील करता है, तो ये पर्सनल पॉलिसी। इसमें आपके प्रमोशन की, आपके छुट्टियों की, आपके बोनस की, सारी आपके मेडिकल की, ये आपके पीएफ की सारी जानकारियां होती है, वो कहलाता है पर्सनल पॉलिसी। आप जब जॉब पे लगोगे तो आपको पता ही नहीं है आपको छुट्टियां कितनी मिलनी चाहिए, आपको मेडिकल का क्या प्रोसेस है, आप और आपके फैमिली के इलाज के लिए जो मेडिकल कार्ड बनेगा वो कैसे होगा। तो उन सब चीजों का जो रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है वो पर्सनल पॉलिसी कहलाती है, पर्सनल पॉलिसी। ऐसे ही यहां पर जब स्टाफ काम में लग जाता है तो उसको नई नई चीजें सिखानी पड़ती है। तो यहाँ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, नई चीजें, नया मेडिसिन का ट्रीटमेंट, नए डायग्नोसिस के तरीके, नए इक्विपमेंट्स आते हैं, तो स्टाफ को लगातार वो सिखाना पड़ता है। तो ओवरऑल जो टाइटल दे सकते हैं वो है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब स्टाफ डेवलपमेंट में 2 चीजें, एक होता है इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस का मतलब ऑन जॉब आपको ट्रेनिंग दी, कोई नया वेंटिलेटर आया वो सिखा। दूसरा होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब जहां आपने पहले एजुकेशन को छोड़ी थी, जैसे मान लो आपने जीएनएम करके हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, आप उसको जहां से आपने छोड़ा उसको कंटिन्यू करो,
एजुकेशन को कंटिन्यू करो, मतलब जीएनएम के बाद आपको पीबीबीएससी करवा दी, तो ये होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। या फिर आप बीएससी थे, अब आपने एमएससी में एडमिशन लिया, तो ये हो गई कंटिन्यूइंग एजुकेशन। लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है उसको कहते हैं इन सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन। सो बेसिकली यहां पर इन सर्विस एजुकेशन में क्या करते हैं, इन सर्विस एजुकेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं स्टाफ डेवलपमेंट के। स्टाफ डेवलपमेंट का पहला सिंपल पॉइंट क्या होगा, सिंपल पॉइंट तो होता है जॉब ओरिएंटेशन। पहला जॉब ओरिएंटेशन में क्या था, ओरिएंटेशन में हमने उसको राउंड लगा दिया, हॉस्पिटल का, वार्ड का, कौन सी चीज कहां रखी है सब बता दिया। उसके बाद क्या होगा, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, उसको काम करना सिखाएंगे, वर्क सिखाएंगे। जैसे नए लोग जो होते हैं उसको एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर, उसको बेड मेकिंग, वाइटल साइन, पेशेंट केयर, उस लेवल पे कैसे काम करते हैं वो काम सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है। तो वो होता है इंडक्शन, शुरुआती काम सिखाना, इंडक्शन। उस वार्ड में वो ढल जाए, जिस लेवल का काम उस हॉस्पिटल में हो रहा है वो सिखाया जाना, वो इंडक्शन कहलाता है। अब यहां पर इसका अगला लेवल हो सकता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। जैसे कोई नया वेंटिलेटर आया या मान लो कोई सिरिंज पंप आया, वो उसको सिखा रहे हैं, वो तो है इन सर्विस। इन सर्विस में ऑनलाइन डिप्लोमा, छोटा मोटा कोर्स। और कंटिन्यूइंग एजुकेशन उसका बड़ा लेवल हो सकता है, जहां कोई आप प्रोफेशनल पूरा कोई कोर्स कर रहे हो या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, तो वो आता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सो ये चार हिस्से हो सकते हैं स्टाफ डेवलपमेंट में, जॉब ओरिएंटेशन, इंडक्शन, इन सर्विस एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब जो आदमी काम करता है उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, इवेल्युएट करना जरूरी है। इवेल्युएट कैसे करें, इवेल्युएशन के अंदर भी कई कंसेप्ट्स आते हैं। तो इवेल्युएशन है क्या, शुरू में हमने गोल सेट किया था, उस गोल तक पहुंचे या नहीं, ये जानने का तरीका है इवेल्युएशन। यानी ये असेस करना कि आपका गोल अचीव हुआ या नहीं, ये इवेल्युएशन। जैसे सुबह आपने गोल बनाया था कि आज मुझे ये चैप्टर पूरे करने, अब शाम को सोने से पहले आप इवेल्युएट करो कि आपने गोल कितना अचीव करा। चैप्टर पूरा हुआ, 50% हुआ, 30% हुआ, या हाथ भी नहीं लगाया, तो ये आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हो। सो इसी तरह से काम का इवेल्युएशन भी बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर। और इवेल्युएशन का मतलब क्या, कि इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोसेस हैज अफेक्टेड द इंडिविजुअल, टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया कि जो नया वेंटिलेटर आया कोविड में, स्टाफ को उसको सिखाया कि ये ऐसे ऑपरेट करना है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या नतीजा रहा, जिससे इंडिविजुअल और टीम और हॉस्पिटल के अंदर काम इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, यह है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन दो प्रकार के होते हैं। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो अपने एग्जाम होते हैं, वो इवेल्युएशन का एक तरीका है। तो एग्जाम, एक तो जो अपने एनुअल एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर पूरा हुआ तो फर्स्ट ईयर के आखिर में एक एग्जाम, फाइनल ईयर पूरा हुआ तो फाइनल ईयर के आखिर में एक एग्जाम, वो तो होता है लास्ट एग्जाम। और बीच बीच में क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट भी होते रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज होते रहते हैं जब कोर्स चल रहा होता है तब। तो इसका नाम क्या है, तो ड्यूरिंग द कोर्स जो इवेल्युएशन होता है उसको क्या कहते हैं, और एट द एंड जो फाइनल इवेल्युएशन होता है उसको क्या कहते हैं। ये दो नाम याद रखने। तो एक होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब फॉर्मेशन हो रही होती है तब, फॉर्मेशन के दौरान मतलब काम के दौरान मतलब कोर्स के दौरान, जब आपका कोर्स चल ही रहा है उसके दौरान जो आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, उसका मतलब क्या है कि इट इज टू मॉडिफाई और टू इंप्रूव द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कब होगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन डन एट द रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी ये कोर्स के दौरान होगा, चाहे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम जो होते हैं वो कहलाता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और ये बहुत जरूरी है, यदि कोई कहीं गलती दिखती है तो उसको सुधार सकते हैं। तो फॉर्मेशन के दौरान कोई गलती नजर आ जाती है तो उसको सुधारा जाए, इसके लिए होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन।
अब लास्ट में जो फाइनल इवेल्युएशन होता है उसको क्या कहते हैं? जो टोटल इवेल्युएशन होगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे सममेटिव। सम मतलब टोटल, सम का मतलब होगा टोटल। अब ये फाइनल एग्जाम है तो आप इसको कहोगे ये समेटिव एग्जाम। समेटिव एग्जाम से आपको डिग्री, ग्रेड, डिप्लोमा, फर्स्ट डिवीजन जो मिलना है वो मिलेगा। तो समेटिव इवेल्युएशन मींस डिटरमिन ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज समेटिव। और समेटिव कब किया जाएगा? तो आपको याद रखना, सबमेटिव इवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम खत्म हो गया, कोई कोर्स पूरा हो गया, उसके आखिर में जो एग्जाम होता है जिसको हम फाइनल एग्जाम कहेंगे वो होगा समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन। तो पेशेंट केयर प्रतिदिन हर शिफ्ट पेशेंट भर्ती है, हर शिफ्ट अपन जाके देख रहे हैं, नर्सिंग केयर को इवेल्युएट करते हैं। तो वो कौन सा हुआ? ड्यूरिंग केयर। ड्यूरिंग केयर का मतलब फॉर्मेटिव। और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया उसके बाद अपन रिकॉर्ड को ऑडिट कर रहे हैं, तो वो लास्ट में जो एंड में इवेल्युएशन होगा वो कौन सा होगा? एंड मतलब समेटिव। आपको थोड़ा ये याद करना पड़ता है, आजकल स्कूल में टेस्ट के नाम भी यही है। लास्ट वाला होता है वो समेटिव एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग यूनिट टेस्ट होता है उसको फॉर्मेटिव एग्जाम कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नाम इजी हो जाएंगे। सो ये इवेल्युएशन। लेकिन इवेल्युएशन में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कैसे? अक्सर एक क्वेश्चन आता है नर्सिंग ऑडिट पे। नर्सिंग ऑडिट पे, ये ऑडिट क्या है? नर्सिंग ऑडिट इज यूज टू, नर्सिंग ऑडिट क्यों किया जाएगा? टू असेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। पेशेंट को जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा है उसका ऑडिट करने के लिए। टू असेस द एक्सपेंडिचर ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर पे जो खर्चा हुआ है वो देखने के लिए। टू असेस द कॉस्ट इफेक्टिव केयर, कि आपने जो पेशेंट से पैसा लिया है उसके हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव केयर दी है या नहीं। या फिर बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑडिट का मतलब एक्सपेंडिचर देखने वाला ऑडिट होता है, खर्चे वाला नर्सिंग ऑडिट। तो नर्सिंग ऑडिट खर्चा नहीं देखेगा। बाकी फाइनेंस में जो ऑडिट होता है वो खर्चा देखता है। नर्सिंग ऑडिट क्या देखेगा? टू असेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, जो पेशेंट को केयर मिलनी थी वो मिली या नहीं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ए। अब यहां भी दो प्रकार के ऑडिट, जैसे इवैल्यूएशन है उसी को ऑडिट में देखें। पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद ऑडिट होता है और पेशेंट भर्ती है तब ऑडिट होता है। उसके क्या नाम हो सकते हैं? उसके नाम सबमेटिव और फॉर्मेटिव नहीं है इवैल्यूएशन की तरह। यहां पर देखिए, ऑडिट refers to an in-depth assessment of the quality after the patient has been discharged। ऐसा ऑडिट जिसमें क्वालिटी की जांच पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद होती है उसको क्या कहते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, मेडिकल ऑडिट, नन ऑफ द अबव। हमने देखा था पास्ट में। पास्ट में, पास्ट का मतलब क्या? जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया उसके बाद में। और पास्ट के लिए आपको क्या है वर्ड याद रखना है? रिट्रो। तो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हो, अब केयर नहीं भी दी तो भी उस पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है। और पास्ट रिकॉर्ड को देखना रिट्रोस्पेक्टिव। तो यहां पे आंसर होगा रिट्रोस्पेक्टिव। लेकिन पेशेंट है और उसके साथ साथ आप असेस कर रहे हो डेली, तो वो होता है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब होता है साथ साथ, ड्यूरिंग द स्टे ऑफ द पेशेंट, ड्यूरिंग द स्टे ऑफ द पेशेंट। और ऑडिट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तुलना करनी पड़ेगी। तो यहां एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड। क्या वर्ड आता है? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या है? और कहते हैं ना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा, मतलब क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। अब क्वालिटी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोस्पेक्टिव ऑडिट हो ही नहीं सकता फ्यूचर में। जैसे आपको आज आप पढ़ाई कर रहे हो वो ये जांच सकते हैं, या आपने पहले क्या पढ़ रखा है यही जांच सकता है कोई।
फ्यूचर में आप क्या पढ़ोगे ये पहले से कैसे जांचा जा सकता है? सो प्रोस्पेक्टिव ऑडिट नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट वगैरह होते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। प्रोस्पेक्टिव मींस इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। सो ऑडिट फ्यूचर का पॉसिबल नहीं, वो तो पापा ही जानते हैं कि उनका बेटा या बेटी कितना बड़ा नाम करेंगे, ये टाइम बताएगा, ये टाइम बताएगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या? स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक लेवल, उससे ऊपर रहना है, ये जरूरी है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट नहीं, क्वालिटी का मतलब होता है हाईएस्ट नहीं, क्वालिटी का मतलब होता है इससे नीचे नहीं, इससे नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे ऊपर तो और क्वालिटी, क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी का मतलब आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है रिटन फॉर्मल स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब हाउ organization or professional should deliver the health service. So, and they are guidelines against which the services can be assessed. स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि पेशेंट का टीपीआर लेना है 6 बजे, 2 बजे और 8 बजे, ये स्टैंडर्ड बना दिया। अब ये गाइडलाइन है, अब आप दूसरे दिन असेस करोगे तो 6 बजे टेम्परेचर लिया, यस, 2 बजे लिया, यस, 8 बजे लिया, यस, तो आपने ऑडिट कर लिया। तो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। और स्टैंडर्ड एकदम क्लियर कट रिटर्न गाइडलाइन है कि 3 बार टेम्परेचर लेना है, सुबह 6 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। और ये लिया या नहीं तो आप कह सकते हो ये असेस करने का एक तरीका। तो जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, कपड़ा खरीदने, अब कपड़ा या जूता, तो आप क्वालिटी चेक करने के लिए उसको कंपेयर करोगे कि उसके मुकाबले ये कितना अच्छा है। तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो जो गाइडलाइन है वो है सेट गाइडलाइन, और सेट गाइडलाइन को आप कहोगे स्टैंडर्ड। सो ऑडिट स्टैंडर्ड के बिना नहीं हो सकता। पहले आपको डिफाइन करना चाहिए ये रिटर्न गाइडलाइन है, इसकी तुलना किससे करें, तुलना किससे करें। तो नर्सिंग ऑडिट क्या है ये जानने के लिए आपको याद रखना है कि ऑडिट मींस इवैल्यूएशन एक तरीके से, और नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो आपको ये सिखाता है कि प्रोफेशनल इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर by analyzing through all the facilities, services rendered, measure involved in diagnosis, treatment, and other condition and activities that affect the patient. तो पेशेंट को अफेक्ट करने वाली तमाम चीजों का इवेल्युएशन ऑडिट कहलाता है। ऑडिट वर्ड रिकॉर्ड, फाइनेंस, पैसे के ऑडिट को ही लोग ऑडिट मानते हैं, अकाउंट का जो सीए देखता है, चार्टेड अकाउंटेंट, लेकिन यहाँ पर हर चीज का ऑडिट होना चाहिए, और वो है पेशेंट केयर का ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट कहलाता है। अब नर्सिंग ऑडिट में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, नर्सिंग ऑडिट कैसे किया जा सकता है, 2 तरीके हैं। एक, पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब रेफर्स इन डिटेल क्वालिटी असेसमेंट आफ्टर द पेशेंट हैज बीन डिस्चार्ज। तो इससे न्यू फ्यूचर में जो पेशेंट आएंगे उनके लिए हम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन करंट पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा होता है, यहां पर देखने का तरीका क्या है, तो रिकॉर्ड रूम होता है हॉस्पिटल में, रिकॉर्ड मैनेज करने पड़ते हैं, और इसका रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट के लिए आप रिकॉर्ड एनालिसिस करते हैं। रिकॉर्ड एनालिसिस, उस पेशेंट रिकॉर्ड फाइल्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ऑडिट का क्या हो सकता है, पेशेंट है और तभी हम ऑडिट कर रहे हैं, इसको कहते हैं कॉन्करेंट व्यू। कॉन्करेंट का मतलब क्या कि इट इज अचीव्ड बाय रिव्यूइंग पेशेंट केयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉस्पिटल स्टे बाय द पेशेंट। जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तब उसका फीडबैक लें, डेली राउंड्स में पता करें कौन सी केयर दी गई है, तो उसकी क्वालिटी क्या थी, ये कहलाता है कॉन्करेंट ऑडिट। अब जब आप लोग काम करते हो, नर्सिंग ऑफिसर्स वार्ड में काम करता है, तो उसके सुपीरियर उसके सालाना परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं। एनुअल एक रिपोर्ट जाती है, एनुअल एक रिपोर्ट जाती है जिसको कहते हैं हम एनुअल यानी कि सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, शॉर्ट में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, अपार या एपीआर, कुछ लोग इसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं, तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसीआर इस नाम से जाना जाता है। तो ये रिपोर्ट जो होगी वो ये तय करेगी फ्यूचर में कि आपने इतने सालों में कैसे काम करा है, आप आगे प्रमोशन के लायक हो या नहीं, और आप काम कर रहे हो दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले अच्छा काम कर रहे हो या नहीं।
तो ये भी मैनेजमेंट में देखना बहुत जरूरी है कि कर्मचारी काम कैसे कर रहा, और इसको कहते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब, अप्रेजल का मतलब है इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस का मतलब है वर्क, जॉब में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आदमी। सो परफॉर्मेंस हियर रेफर्स टू डिग्री ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क दैट मेक अप द इंडिविजुअल्स जॉब। आपको ये काम दिए गए थे 5, उसमें से आपने 5 किए, 4 किए, कभी 3, कभी 1। तो ये जो इवेल्युएट करने का तरीका कि आपने अपने दिए गए काम को किस हद तक पूरा किया है, ये कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको अच्छा और कम काम करने वाले कैंडिडेट का पता चल जाए। तो अच्छा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने का मौका दो, जो नहीं अच्छा कर रहा है उसको सुधारो, उसको गाइड करो कि भाई तुम अच्छा करो, और क्या वजह है वो अच्छा नहीं कर रहा, वो वजह भी आपको ठीक करनी चाहिए। और परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी बहुत सारे तरीके, घर में अपने मम्मी पापा भी भाई बहनों के बीच में भी बताते, देखो वो कितना समझदार है, वो कितना मेहनत कर रहा है, वो कितनी पढ़ाई कर रहा है। और तुम ऐसा भाई बहनों में भी कह सकते, भाई बहनों की बजाय तुम्हारे अंकल आंटी पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपेयर होता है। पड़ोसी के बच्चे को देखो वो 10 घंटे पढ़ रहा है, पड़ोसी के बच्चे को देखो वो आईएएस बन गया, पड़ोसी के बच्चे को देखो दिन भर घर का काम कर रहा है, और तुम काम के न काज के दुश्मन। ऐसा भी कई बार घर वाले सुना देते। तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, किस मेथड से वो तुलना करते हैं दूसरों के साथ, और इसको कहते हैं रैंकिंग मेथड। दूसरों के साथ तुलना, जैसे आपकी टीम है, टीम के अंदर 4 नर्सेज है, तो आप बाकी 3, ये इन तीनों के मुकाबले आप कहां हो? क्या आप फर्स्ट हो इनमें अच्छा काम करने वालों में? क्या आप दूसरे नंबर पे हो इन चारों में, या आप तीसरे नंबर पे हो, या चौथे नंबर पे? इसको कहते हैं रैंकिंग, इसको कहते हैं रैंकिंग। रेस वगैरह में जो फिनिश होते हैं स्पोर्ट्स में, इसी तरीके से आप रैंकिंग मेथड यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप पेयर्ड कंपैरिजन कर सकते हो। पेयर्ड का मतलब होता है ओनली 2 लोग, ओनली 2 लोग, 1 और 2। इसके मुकाबले जो आपका को वर्कर है साथ वाला, इसके मुकाबले आपने कौन सी चीज ज्यादा करी और कौन सी चीज इसने करी और आपने नहीं करी, ये पेयर्ड इवेल्युएशन। या ग्रेडिंग, ग्रेडिंग जैसे अपने परसेंटेज होते हैं कि अपन ने 50% लाए, 80% लाए, 90% लाए, तो आपने जो काम किया उसके हिसाब से आपको ग्रेड मिलेगा कि हाँ ओके, आपको 5 में से 4 दिया जाए, 5 में से 3 दिया जाए, 5 में से 2 दिया जाए। इस तरह की ग्रेडिंग हो सकता है, इसको कहते हैं ग्रेडिंग। इवन हम चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए। चेकलिस्ट, ये काम डन, ये काम डन, ये नॉट डन, ये डन, इसको कहते हैं चेकलिस्ट। यस नो के अंदर, यस नो के अंदर चेकलिस्ट। इसके साथ साथ अब क्या होता है, तुम्हारी मम्मी जब ये कह रही होती पड़ोसी का बच्चा ये या छोटे वाला ये कर रहा, तुम ये नहीं कर रहे, तब तुम सोच रहे हो कि मम्मी जो है वो पार्शियलिटी कर रही है, छोटे वाले की साइड में ही बोल रही, मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरा इसको दिखता ही नहीं है। कई बार ऐसा महसूस करते हैं अपन। तो आप काम कर रहे हो तो आपको लगेगा कि बॉस जो है वो चमचे को, चापलूस को हमेशा अच्छे नंबर ही दे रहा, और मैं कुछ भी कर लूं मेरे नंबर कम ही दे रहा है, यानी कि बॉस जो है वो पार्शियलिटी कर रहा है। ऐसा हो सकता है। अप्रेजल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और उन प्रॉब्लम को मैनेजमेंट में नाम दिया गया, और आपको याद रखना है। यहां पर एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं लीनियंसी एरर। लीनियंसी का मतलब एक ही लाइन से निपटा दो सबको। जैसे क्लास में कई बार मास्टर जी बदमाशी करने वाले बच्चों से तंग होके सबको लाइन से खड़ा करते हैं और सबको एक एक फटका देते हैं। अब इसमें जो बदमाशी कर रहा था उसको भी लगता है, जो बदमाशी नहीं कर रहा था उसको भी फटका लगता है। अपन दुखी होते हैं कि भाई मेरे को क्यों मारा, मैं तो चुपचाप बैठा था। लेकिन मास्टर जी कहेंगे नहीं, तुम सब मिले हुए हो और सबको सजा मिलेगी। तो एक लाइन से ये होता है लीनियंसी। तो कई बार क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ मैनेजर टू ओवररेट द स्टाफ परफॉर्मेंस, लीनियंट होते हैं बहुत सारे लोग। लीनियंट का मतलब है कई टीचर जो होते हैं वो बहुत लीनियंट होते हैं, सबको अच्छे मार्क्स देते हैं। यानी कि सब बच्चों के उस पेपर के अंदर 80% से ज्यादा नंबर आए तो बच्चे होशियार नहीं होंगे,
मास्टर जी ने लूज मार्किंग करी है, लूज मार्किंग करी है। तो ऐसे टीचर भी होते हैं। तो लीनियंसी एरर का मतलब बहुत लीनियंट, बहुत आसानी के साथ ओवर रेट कर दिया, जरूरत से ज्यादा नंबर दे दिए, तो भी ये गलत है। और कई कई टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ओवर स्ट्रिक्ट, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं उन पेपर्स के अंदर। सो लीनियंसी का मतलब ओवर रेटिंग द परफॉर्मेंस। जैसे कोई मम्मी का राजा बेटा होता है या फिर रानी बिटिया होती है, कुछ कुछ मम्मी बहुत दयालु होती है, वो अपने सारे बच्चों को भी तारीफ ऐसे करती रहती है पड़ोसियों के सामने कि मेरे बच्चे तो पूछो ही मत, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये हुआ लीनियंसी एरर, ओवर रेट करना स्टाफ की परफॉर्मेंस को। कुछ मैनेजर ऐसा कर सकते हैं, ढील देना। एक होता है रिसेंसी एरर। अब रिसेंसी का मतलब होता है तत्काल कोई घटना घटी है, तत्काल। अब कोई एक बच्चा अभी अभी नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्ट हुआ, तो उसके घर वाले वो बात याद रख के उसके सारे गुण गा रहे हैं, इसका तो पूछो ही मत भाई, ये इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। और एक छोटे वाला 12वीं तक अपने से होशियार था, लेकिन अभी उसके नीट के अंदर मार्क्स कम आ गए थोड़े से, तो उसकी पिछले सारी अच्छाइयां भूल गए घर वाले, और उसको सिर्फ एक ही बात पे कोस रहे हैं कि भाई इसने तो नीट में अच्छा नहीं करा। तो इवैल्यूएशन में एक रिसेंसी फैक्टर भी हो सकता है। द टेंडेंसी ऑफ ए मैनेजर टू रेट द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन ए रिसेंट इवेंट। अभी अभी किसने उसकी चापलूसी करी, उसको ज्यादा मार्क्स दो। अभी अभी कौन उसकी आंख में खटक रहा है, वो याद रहता है, उसको कम मार्क्स दे दो। तो ओवरऑल प्रोसेस तो भूल गए और रिसेंसी वाला एरर कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है एक है वो हेलो एरर। ये हेलो मतलब खोखला, खोखला मतलब ओवर इवेल्युएशन। आपको क्वेश्चन आएगा हेलो एरर का मतलब क्या है, ओवर इवेल्युएशन। जो चमचे होते हैं ना, चमचे, उनको मैनेजर ज्यादा नंबर दे रहा है, ओवर इवेल्युएशन। गुरुजी के लिए घर से कुछ खाने की चीज लाने वाले को गुरुजी ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं। तो ओवर इवेल्युएशन, द फेलियर ऑफ मैनेजर टू डिफरेंशिएट अमंग द वेरियस परफॉर्मेंस when evaluating and giving extra rating to particular person, ये होता है हेलो इफेक्ट। और कुछ लोगों को जानबूझ के कम नंबर देना, जानबूझ के कम नंबर देना मतलब एक और इफेक्ट होता है, वो भी आपको याद रखना है, और उसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न मतलब उनकी बजा डाली, ये सींग होता है ना, उसको कहते हैं हॉर्न, उसको सींग से उड़ा दिया। तो हॉर्न इफेक्ट पूछे तो आपको याद रखना अंडर इवेल्युएशन, गिविंग लो रेटिंग। लगातार कुछ टीचर्स एक बच्चे को फेल करते ही जाते हैं भाई साहब, सारे सब्जेक्ट में फेल होता, क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर वो उल्टी सीधी बातें करता। तो ओवर इवेल्युएशन एक पर्टिकुलर बंदे को या कुछ लोगों को तो है हेलो एरर, और अंडर इवेल्युएशन कुछ लोगों को जानबूझ के कम नंबर देना, हॉर्न इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट याद रखने की कोशिश करना। अब यहां जब इतने सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया था यहां पर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स पे, ये रायपुर एम्स में 2019 पे क्वेश्चन आया। इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है? इंफॉर्मेटिक्स मतलब साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे बढ़ रही है? कंप्यूटर से। कैसे बढ़ रही है? कंप्यूटर से। सो हमें क्या याद रखना है, कंप्यूटर के यूज करने को ही इंफॉर्मेटिक्स कहेंगे। और नर्सिंग में कंप्यूटर यूज हो रहा है, मतलब हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज हो रहा है, टीचिंग में कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गया? नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। सो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स को आप कैसे कह सकते हो? एक फ्रेंच वर्ड है इंफॉर्मेटिक, और इंफॉर्मेटिक का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस। सिंपल वर्ड में इंफॉर्मेटिक का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस। सो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होगा यहां पर? कंप्यूटर साइंस प्लस इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इन नर्सिंग। यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इन नर्सिंग इज कॉल्ड एज नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, ये वर्ड याद रखें। अब यहां कई बार एक और वर्ड आ जाता है जिसको हम कहते हैं टेली नर्सिंग, ई नर्सिंग। जैसे कोविड के दौरान ये टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। जैसे टेलीफोन, फोन पे दूर बैठे आदमी से बात करना, डिस्टेंस से। मेडिसिन मतलब डिस्टेंस से ही डॉक्टर ने देख के आपको मेडिसिन दी।
ये टेलीमेडिसिन जैसे था। अब कोविड के अंदर ओपीडी बंद थी हॉस्पिटल्स की, तो लोग क्या करते थे, वीडियो कॉल से मरीज देख रहे थे, तो वो हुआ टेलीमेडिसिन। और आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन। ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से, तो इसको कह सकते हैं ई नर्सिंग या ई मेडिसिन। एक टाइम पे ये बहुत नया था, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता था। अब कोरोना की वजह से सब इससे फैमिलियर हो गए, तो आपको मान लो पूछे कि ये क्या है, टेली नर्सिंग या टेली मेडिसिन। सो टेली मीन्स एट अ डिस्टेंस, दूरी से, और टेली नर्सिंग मतलब केयर ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से। और ये आज तो कोविड ने घर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप देखोगे अमेरिका के अंदर 1970 के दशक में, 1970 से इसकी शुरुआत हुई। और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने नर्सेज को यूटिलाइज किया कि वो टेलीफोन पे एडवाइस दें। जैसे कंपनीज के पहले कॉल सेंटर्स है, आज भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करते हो कंपनी को, कॉल सेंटर, तो एडवाइस टेलीफोन पे मिलती थी। और यहां पर फिर फिजिशियंस को धीरे धीरे कॉल रेफर होता था यदि जरूरत पड़ी तो। यस, आपका अपना ई नर्सिंग चैनल फेमस है, हमारा नाम फ्यूचरिस्टिक है, ये भी आपने याद रखा है, वेरी गुड। अब इसकी खोज करने की श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना, और एक पर्टिकुलर 70 के दशक के अंदर आपको याद रखना है इसकी बिगिनिंग किसने करी, तो आपको एक नाम याद रखना है, मैरी क्विन। मैरी क्विन ने 1974 में नर्सिंग के अंदर टेली नर्सिंग या ई नर्सिंग की शुरुआत करी। नर्सिंग के अंदर टेली नर्सिंग या ई नर्सिंग की शुरुआत करी। तो ये मैरी क्विन का नाम भी आपको याद रखना, मैरी क्विन। अब कई बार कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आ सकते, जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना आप लोगों को। हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स आर की कंसेप्ट इन। हाइजीन और मोटिवेशनल फैक्टर जो है किसका मुख्य हिस्सा है, मास्लोज हायरार्की का? नहीं, मास्लोज हायरार्की का तो आपको पता है, बेसिक नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन, वो सब। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, या हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। और ये थ्योरी किस से संबंधित है? नहीं सुना, कोई बात। ये है हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी। हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी किससे संबंधित है, ऐसा आपको पूछा जाए तो आपको बताना है यस, मोटिवेशन से। किससे? मोटिवेशन से। अब मोटिवेट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन असली मोटिवेशन होता है जो अंदर से आता है, इनर मोटिवेशन। सो ये मोटिवेशन है क्या? मैनेजमेंट में लोगों को काम करने के लिए कैसे मोटिवेट करना है, ये जानना बहुत जरूरी है, तब आप अच्छे मैनेजर बन सकते हो। सो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज एन इनर इंपल्स, जो अंदर से आता है, इंटरनल फोर्स, जो आपके अंदर से एक फोर्स आता है, ताकत आती है, आंतरिक शक्ति, दैट इनिशिएट्स एंड डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर टू सेटिस्फाई अ नीड। आपका एक गोल है, एक नीड है, उसको सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फाई करने के लिए आपके अंदर से एक इनर फीलिंग आएगी और काम पे जुट जाओगे, आप गोल को अचीव कर लोगे। जो इनर इंपल्स, इंटरनल फोर्स दैट इनिशिएट, दैट डायरेक्ट द इंडिविजुअल टू एक्ट इन ए सर्टेन मैनर टू अचीव द गोल, तो वो है मोटिवेशन। और मोटिवेशन बेहद जरूरी है। सो मोटिवेटिंग फोर्स इज अ नीड दैट कम्स फ्रॉम विद इन ए इंडिविजुअल, वो व्यक्ति के अंदर से आता है। अब ये मोटिवेशन जगाता कौन है, तो आपको याद रखना है ये वातावरण। भाई अपन एक डिजायर है अपने मन में, जैसे कोई नया शर्ट लेना, लेकिन वो शर्ट आपके किसी फ्रेंड ने ले लिया है, तो अब आपको तो लेना ही लेना है।
अब आपको जब तक वो लोगे नहीं तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। तो ऐसा इनर फोर्स हो जाता है। अब क्या होता है, आदमी के जॉब की परफॉर्मेंस उसकी टैलेंट पे तो निर्भर करेगी, लेकिन टैलेंटेड आदमी है लेकिन उसको काम करने का मन ही नहीं कर रहा। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन उसको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, तो वो नहीं अच्छा कर पाएगा। इसीलिए एबिलिटी प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू जॉब परफॉर्मेंस। इसलिए हम आपको कंटेंट देते हैं, लेकिन कंटेंट के साथ क्या दे रहे हैं, मोटिवेशन। तभी जाकर आपकी जॉब की यानी कि स्टडी की परफॉर्मेंस होगी अच्छी। सो ये मोटिवेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, मोटिवेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। अब यहां पर एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब विद इन, जो आदमी के अंदर से आता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेट। लेकिन कोई मिठाई खा रहा है और उसको देखा देखी अपने को भी मन करने लग गया, तो जो बाहर से वो होता है एक्सट्रिंसिक। तो इन साइड से जो आता है वो इंट्रिंसिक, और एक्स्ट्रा आउटसाइड से जो आता है वो होगा एक्सटर्नल, जिसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिविजुअल। जो मोटिवेटर्स होते हैं, जो कोच होते हैं, जो गुरुज होते हैं, वहीं से। अब जब आपको पता चला कि ये दो टाइप के मोटिवेशन हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको हम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक नाम से कहेंगे। लेकिन यहां पर जो अन्य मोटिवेशन की थ्योरी भी हो सकती है। एक छोटा बच्चा होता है जिसको साइकिल चलानी सीखनी है। अब जैसे ही उसने हैंडल पकड़ के पैडल मारना शुरू कर दिया, अब वो दिन भर साइकिल चला रहा है, उसका मन कर रहा कि वो दिन भर साइकिल चलाए। ऐसे ही जब आप पढ़ते हो, आपको समझ में आने लग गया, आपके नंबर अच्छे आने लग गए, आप वो अचीव कर लिए, तो आपको अपने आप ही पढ़ने का मन करेगा। और वो कौन सा मोटिवेशन है, वो है अचीवमेंट मोटिवेशन। इसलिए अपने लिए छोटा गोल सेट करिए कि यस, मैंने आज का चैप्टर पूरा कर लिया। अब आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि आप आगे पढ़ो और आगे पढ़ते जाओ। यदि आपने आज वाला चैप्टर पेंडिंग रखा, कल फिर सोचा अब 2 चैप्टर पेंडिंग, परसों फिर सोचा अब 3 चैप्टर पेंडिंग, और एक दिन आप धीरे धीरे अपने अचीवमेंट से दूर रह जाओगे। तब आप मोटिवेट तो दूर की बात है, पढ़ना ही सोचोगे ही नहीं, पढ़ना बंद कर दोगे। तो अचीवमेंट मोटिवेशन, जब आप टास्क अचीव कर लेते हो तो आपको और ज्यादा मोटिवेशन होता है। एक होता है एफिलिएशन मोटिवेटेड। एफिलिएशन मोटिवेटेड मतलब आप किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हो, एक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेरे सर ऐसा कर सकते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और इसको कहते हैं देखा देखी वाला मोटिवेशन, एफिलिएट मोटिवेशन। जब तुम्हारा रूममेट जिम जाके एक्सरसाइज कर रहा है, जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहा है, जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहा, तो अब आपको भी करना चाहिए। वह एफिलिएशन मोटिवेशन। अब इसके साथ साथ होता है कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, कॉम्पिटिशन वाला मोटिवेशन। कॉम्पिटेंस मतलब आप दक्ष हो गए किसी चीज में। जैसे आप कंप्यूटर चलाने में दक्ष हो गए तो आप कंप्यूटर पे काम करते हुए थकोगे नहीं, आपको और मन करेगा। कॉम्पिटेंस मोटिवेशन। और जो सब्जेक्ट आपने मास्टर कर लिया है उसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। इसके साथ साथ पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन, राजनीति में लोग मंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बनने की सोचते, प्रधानमंत्री बन गए तो तानाशाह बनने की सोचेंगे, राष्ट्रपति बनने की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि पावर की भूख, कुर्सी की भूख। तो वो मोटिवेशन उस पावर को हासिल करने के लिए। तो एक कर्मचारी जो है वो बॉस बन जाऊं, पावर मुझे मिल जाए, इसलिए वो दिन रात जुटा रहता है। तो वो है पावर मोटिवेशन। क्या है? पावर मोटिवेशन। एक होता है एटीट्यूड मोटिवेशन। एटीट्यूड मोटिवेशन का मतलब क्या कि मुझे उस जैसा एटीट्यूड हासिल करना है, उस जैसी मानसिकता हासिल कर रही है और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो। और एक होता है इंसेंटिव मोटिवेशन। छोटे बच्चे को अपन क्या करते हैं, वो पढ़ाई करता है तो वो क्या करता है, पढ़ाई करोगे तो आप चॉकलेट दोगे उसको, वो इसके लिए इंसेंटिव है। इंसेंटिव और इंसेंटिव मतलब चॉकलेट उसको और मिले, इसलिए वो फिर पढ़ाई करेगा। तो आप ज्यादा काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो आप और काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तो वो एक इंसेंटिव हो सकता है, चाहे वो पैसा हो, तारीफ हो, कुछ भी हो सकता है। और एक होता है फियर मोटिवेशन, जो बाकी किसी चीज से नहीं मोटिवेट होता उसको फट के दो। भाई काम नहीं करोगे तो जॉब से निकाल दिया जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो जेब खर्चा बंद हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। और ये मोटिवेशन कभी फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फेल हो गए तो भी यहाँ पर आपको फियर वाला मोटिवेशन काम कर सकता है।
अब इस मोटिवेशन के कुछ कंपोनेंट बताए और यही थ्योरी आपको याद रखनी है कि मोटिवेशन में तीन चीजें होती है। मोटिवेशन में तीन चीजें, एक होती चाहिए डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, गोल ही नहीं है आपके पास, तो आप मोटिवेट होके कर क्या लोगे? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है दिशा दिखाना। आपके पास एनर्जी है, आपके पास ताकत है, आपके पास शक्ति है, आपके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन क्या नहीं है? डायरेक्शन। तो एक परमाणु संयंत्र बिजली बनाएगा और एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा, सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो तमाम पावर, शक्तियां, ऑल पावर लाइज विद इन यू, ओनली थिंग यू नीड गुड डायरेक्शन। और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सही दिशा दिखाएं। आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन दीवार पे सिर फोड़ने से आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, आपको दरवाजे से बाहर जाना पड़ता। तो सही दिशा दिखाना, डायरेक्शन चाहिए। इसके साथ साथ मैंने डायरेक्शन दिखा दी, अब तो मुट ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स, फिर प्रयास करना। जिस दिशा के लिए जाना है उसमें अपना जी जान लगा दो, और फिर रुकना नहीं भाई साहब। जब तक मंजिल नहीं मिल जाए तब तक रुकना नहीं, यानी कि परसिस्टेंस, कंटिन्यू। कितनी भी रुकावट आ जाए, अब आपके पास गोल फिक्स है और एफर्ट्स कम नहीं करने, लगातार डटे रहने। और ये तीनों चीजें हैं तो ही मोटिवेशन है। नहीं तो सर ने कहा कि फ्यूचर योद्धाओं जुट जाओ, ये वॉर सिचुएशन है एंड वी आर आर्मी मैन। तुमने कहा हाँ, खून खोल गया, घर जाते ही फुस, थोड़ी देर पढ़ा, बाद में भूल गए कौन सर कौन योद्धा। तो ये होना चाहिए परसिस्टेंस। क्या होना चाहिए? परसिस्टेंस। सो ऐसी मोटिवेशन की एक थ्योरी फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग ने दी। इसको टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। मोटिवेशन की थ्योरी है ये, 1966 में आई। 1966 में आई और इन्होंने दो फैक्टर्स बताए। यहां पे क्या बताया? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से हैं, उनको उन्होंने नाम दिया सेटिस्फायर्स। क्या नाम दिया? सेटिस्फायर्स। सेटिस्फायर्स मतलब जो आदमी को सेटिस्फाई करेंगे वो चीजें उसको मोटिवेट करेंगी। और इसके अंदर आता है चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। जैसे आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और आपने पुशअप लगाना शुरू कर लिया, चैलेंजिंग था, अब आपने 4-5 पुशअप लगा दिए तो आपको अच्छा लगेगा और आप पुशअप्स करने की कोशिश करोगे। और ये होता है चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ वर्क। फिर अचीवमेंट, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कर्मचारी ने एक्स्ट्रा काम करा, उसको इंचार्ज बना दिया एक छोटी सी चीज का, उसको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी, तो ये है सेटिस्फायर्स। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, उसको प्रमोशन दे दिया। अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, उसको अगली ब्रांच के अंदर अलग से ऑफिस दे दिया। तो ये सब क्या है? ये हर्ट्सबर्ग के हिसाब से जो नीड से, वर्क से रिलेटेड है, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन का फैक्टर कहा, जिसको सेटिस्फायर्स कहा, ये आदमी को मोटिवेट करते। अब इसके साथ साथ वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड फैक्टर्स जो है, जिसको उसने एक्सटेंसिंग फैक्टर्स या हाइजीनिक फैक्टर्स कहा, और ये हो सकते हैं डिससेटिस्फायर्स। क्या हो सकते हैं? डिससेटिस्फायर्स। सैलरी, आप सिर्फ सैलरी बढ़ाते जाओ, आदमी काम नहीं करेगा, उसको इज्जत चाहिए। क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रुतबा चाहिए। तो डिससेटिस्फायर्स। सो डिससेटिस्फायर, यदि अप्रोप्रिएट सैलरी या स्टेटस या वर्किंग कंडीशन या क्वालिटी ऑफ सुपरविजन नहीं हुई, जॉब सिक्योरिटी नहीं हुई, या एजेंसी के नियम सही नहीं हुए, तो आदमी जॉब छोड़ देगा। और अक्सर लोग कहते हैं कि पीपल डोंट क्विट कंपनीज, पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे क्विट बॉसेस। लोग कंपनी को नहीं छोड़ते, लोग बॉस को छोड़ते, क्योंकि बॉस इस तरह के नियम बना रहा, उसको ऐसे टॉर्चर कर रहा, तो वो अपना काम छोड़ देता। और वो होता है डिससेटिस्फायर्स, यानी कि हाइजीनिक और एक्सटेंसिंग फैक्टर्स। तो हर्ट्सबर्ग की थ्योरी के अंदर दो फैक्टर्स, और दो फैक्टर्स के अंदर सेटिस्फायर्स, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वो काम से रिलेटेड होते हैं, और एक्सटेंसिक, जिसको हाइजीनिक फैक्टर का, वो वर्क कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। और इसके अंदर सुपरवाइजर, बॉस से लगा के कंपनी के पॉलिसी इत्यादि फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें भी एक रीइंफोर्समेंट की थ्योरी आपने पढ़ा होगा मोटिवेशन के अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। छोटे बच्चों में, डी एडिक्शन में अपन यही यूज करते हैं। और ये रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी? एक तो आपने पढ़ रखा है साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग।
क्लासिकल कंडीशनिंग पाउलो ने की थी, वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, घंटी बजा के डॉग को खाना देना, तो घंटी बजते ही डॉग को पता चलता खाना मिलेगा और उसकी लार टपकने लगती। वो तो क्लासिकल कंडीशनिंग थी। और यहाँ रीइंफोर्समेंट में जैसे एक छोटा बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो उसको अपन करंट दो, हल्का सा है, या फिर अल्कोहल वाले को अवर्जन थेरेपी देते हैं, आप डाइसिलफेरम दो, उसके बाद उसने अल्कोहल कंज्यूम किया तो उसको बुरा लगेगा, वॉमिटिंग नोजिया होगा और वो दारू पीना बंद कर देगा। सो पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और ये थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने 1969 में उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉइज वर्क मोटिवेशन इज कंट्रोल्ड बाय कंडीशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो इस थ्योरी को वो प्रभावित करती। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी उसकी तारीफ करो, उसको इंसेंटिव दो, ये ज्यादा इफेक्टिव। इसका उल्टा भी हो सकता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट वगैरह, तो दोनों जरूरत पड़ने पे यूज करना चाहिए। पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज बेटर। अब यहां ये बेसिक कंसेप्ट पढ़े हमने आज मैनेजमेंट के। इसके आगे के पोर्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिए, अपने मोटिवेशन को हाई रखिए, और जब तक गोल अचीव नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं है। हाँ, स्माइल जरूर करते रहना, मेरी बातों को फॉलो करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।